गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग, जीवों का वर्गीकरण। देखिए, जीवों के वर्गीकरण की यदि हम बात करते हैं तो जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता, जीवों के वर्गीकरण की परिभाषा, जीवों का वर्गीकरण कौन कौन से सन में किस किस प्रकार से किया गया, कौन कौन से वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, इन सब बातों के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण की परिभाषा, वर्गीकरण की डेफिनेशन। देखो, जीव जो होते हैं उनको उनकी पहचान के अनुसार, उनके पारस्परिक संबंधों के अनुसार व वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। जीवों को उनकी पहचान, उनके पारस्परिक संबंध व वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार उनको वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। उसके बाद में वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? वर्गीकरण की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो जीवों के बारे में अध्ययन करने वाले जो स्टूडेंट हैं या जो अध्ययन करते हैं उनको उन जीवों के बारे में पढ़ने में क्या हो सके? आसानी हो सके। देखो, जिस प्रकार से एक शॉप होती है, एक दुकान होती है, उसके ऊपर हर एक चीज को जो दुकानदार होता है वो क्या करके रखता है? हर एक जगह पे व्यवस्थित करके रखता है, जिससे उसकी दुकान पर आने वाला कोई भी ग्राहक होता है उसको वह क्या कर सकता है? इजीली, आसानी से वो वस्तु जो होती है, जो वह मांगता है, वो जल्दी से क्या कर सकता है? प्रोवाइड कर सकता है। यानी उसको एक ही जगह पे इकट्ठा करके नहीं रखता। वैसे ही जीवों के वर्गीकरण से भी क्या होता है कि जिस अध्ययनकर्ता को जिस जीव के बारे में पढ़ना हो वह अध्ययनकर्ता उस जीव के बारे में उस टॉपिक के अंदर या फिर अलग से बुक क्या कर सकता है? खरीद सकता है। तो यह सारा का सारा जो आसानीकरण हुआ है वो किसके कारण हुआ है? वर्गीकरण के कारण ही हुआ है। किसके कारण हुआ है? वर्गीकरण के कारण ही हुआ है। तो अध्ययनकर्ता को आसानी हो पढ़ने में, इसलिए क्या किया गया था? वर्गीकरण किया गया। अब बात करते हैं कि वर्गीकरण जो है वो सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो अरस्तु के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अरस्तु के द्वारा किया गया। यानी बहुत सालों पहले बात करते हैं हम, यानी 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी की। तो अरस्तु के द्वारा वर्गीकरण किया गया। और अरस्तु के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, ये अपने 16वीं 17वीं शताब्दी की बात है, 12वीं 13वीं शताब्दी की बात नहीं है। अरस्तु के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, उस वर्गीकरण के अंदर जीवों को उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। उपयोगिता के आधार पर अरस्तु के द्वारा। इसमें कोई वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग नहीं था, आकारिकी रूप से नहीं देखा गया, शारीरिक के रूप से नहीं देखा गया, कार्य को नहीं देखा गया। इसमें सिर्फ जो जीव उपयोगी हैं उनको एक तरफ रख दिया गया और जो जीव अनुपयोगी हैं उनको क्या रख दिया गया? एक तरफ रख दिया गया। इस आधार पर अरस्तु ने वर्गीकरण किया था। लेकिन ये वर्गीकरण जो है वो कुछ ही समय बाद में क्या हो गया? असफल हो गया। उसके बाद में अरस्तु के अलग अलग वैज्ञानिक आए जिन्होंने जो जीव हैं उनको अलग अलग प्रकार से क्या किया? वर्गीकृत किया। जैसे उसके बाद में ये अरस्तु के बाद में जो वर्गीकरण आए उसके अंदर जो जीव होते हैं उनको मतलब कि गति के आधार पर उड़ने वाले, चलने वाले, रेंगने वाले जीवों के अंदर क्या कर दिया गया? वर्गीकृत कर दिया गया। उसके बाद में जो वर्गीकरण हुआ उसके अंदर रंग के आधार पर,
जो ब्लड होता है उसके कलर के आधार पर क्या कर दिया गया, जीवों को वर्गीकृत कर दिया गया। लेकिन जब हम अपने सिलेबस की बात करते हैं तो वर्गीकरण जो होता है वो मोस्टली 4 प्रकार का माना जाता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का माना जाता है। सबसे वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ था वो वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने किया था। कैरोलस लीनियस ने किया था। कैरोलस लीनियस ने 18वीं शताब्दी में सबसे पहले वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग करके वर्गीकरण किया, जिस वर्गीकरण को उन्होंने नाम दिया द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। इसके अंदर द्विजगत वर्गीकरण पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी। इन्होंने क्या किया, जीवों को 2 भागों में बांट दिया, एक जंतु एक पादप। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। जो परपोषी होते हैं वो जंतु, जो स्वपोषी होते हैं वो पादप। खुद जो भोजन बनाते हैं वो प्लांट्स, दूसरों से भोजन ग्रहण करते वो जंतु। कैरोलस लीनियस ने 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर वर्गीकरण किया, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दी। 2 तरीके से जीवों को बांट दिया, जंतु और पादप। ठीक है। उसके बाद में ये द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, उसके बाद में त्रिजगत वर्गीकरण पद्धति दी। त्रिजगत वर्गीकरण पद्धति 18वीं शताब्दी में हुई थी। 18वीं शताब्दी की 1866 में एक हेक्कल नाम के साइंटिस्ट थे। क्या नाम के? हेक्कल नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, 3 वर्गों में जीवों को बांट दिया, एक जंतु एक पादप। इसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ जीव ऐसे हैं जो ना तो जंतु जगत में रखे जा सकते हैं ना ही पादप जगत में रखे जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे जीव जो ना जंतु जगत में ना पादप जगत में रखे जाते हैं, ऐसे जीवों के लिए एक नया जगत बना दिया। वो जगत था प्रोटिस्टा। कौन सा जगत था? प्रोटिस्टा जगत था। और प्रोटिस्टा जगत के अंदर इन्होंने क्या रखा, तटस्थ जीवों को रख दिया। कुछ समुद्र किनारे कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हम ना तो पादप जगत में रख सकते हैं ना जंतु जगत में रख सकते हैं। उन जीवों के लिए इन्होंने क्या बना दिया, एक नया जगत बना दिया, जिसका नाम इन्होंने रखा प्रोटिस्टा। तो आप द्विजगत पद्धति दी कैरोलस लीनियस ने, इन्होंने 2 जगतों में वर्गीकृत किया, जंतु पादप। त्रिजगत पद्धति दी हेक्कल ने 1866 में, इन्होंने 3 जगत रखे, जंतु पादप और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने तटस्थ जीवों को रखा, जो ना तो जंतु जगत में रखे जा सकते हैं ना पादप जगत में रखे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ जगत वर्गीकरण पद्धति। चतुर्थ जगत वर्गीकरण पद्धति जो है, इसके बारे में H.F. कोपलैंड नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1938 में क्या किया कि जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा जगत, इन तीनों जगतों में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको क्या नहीं किया जा सकता, रखा नहीं जा सकता। जैसे बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल, इन दोनों जीवों को ही, नीलहरित शैवाल को पहले प्लांट्स में रखते थे, लेकिन गलत है, नहीं रखना चाहिए। जैसे दोनों के दोनों बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल है, इन दोनों जीवों के लिए क्या कर दिया गया, एक अलग से क्या बना दिया, जगत बना दिया। उस जगत का नाम था मोनेरा। यानी चतुर्थ जगत पद्धति जो है वो H.F. कोपलैंड ने 1938 में दी। इन्होंने जीवों को 4 जगतों में वर्गीकृत कर दिया, जंतु, पादप, प्रोटिस्टा और मोनेरा। मोनेरा जगत के अंदर इन्होंने रखा नीलहरित शैवालों को और बैक्टीरिया को। उसके बाद में आई पंच जगत पद्धति।
पंचजगत पद्धति 1969 में दी गई और RH व्हीटेकर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने पंचजगत पद्धति दी। इन्होंने जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया: जंतु, पादप, मोनेरा, प्रोटिस्टा। इनके अलावा भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इन चारों जगतों के अंदर नहीं रखे जा सकते। उन जीवों के लिए इन्होंने क्या कर दिया, एक नए जगत की स्थापना करी जिसका नाम था फंगी। इस जगत के अंदर इन्होंने कवकों को रखा। क्या रखा? कवकों को रखा। पहले कवकों को पादपों के अंदर रखा जाता था। अब कवक जो होते हैं वो अवशोषी होते हैं। क्या होते हैं? अब सॉरी, पादपों के अंदर नहीं, जंतुओं के अंदर रखा जाता था। अब कवक जो होते हैं वो अवशोषी होते हैं और जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, नई जगत की स्थापना कर दी। अब हमने आज के टॉपिक के अंदर जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। मैंने आपको सबसे पहले बताया वर्गीकरण होता क्या है। वर्गीकरण होता क्या है? तो देखो, जीवों को उनकी पहचान, पारस्परिक संबंधों व वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत करना वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि जिससे अध्ययन करता है वो आसानी से जीवों के बारे में अध्ययन कर सके। उसके बाद में वर्गीकरण जो है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? अरस्तु ने बताया। उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। जो उपयोगी होते हैं उनको अलग रख दिया गया, जो अनुपयोगी होते हैं उनको अलग रख दिया गया। उसके बाद में अलग अलग वर्गीकरण हुए, लेकिन वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर नहीं हुए। जैसे गति के आधार पर उड़ने वाले, चलने वाले, रेंगने वाले, खून के रंग के आधार पर लाल रंग का खून है, मतलब व्हाइट रंग का जो मतलब व्हाइट कलर का ब्लड है, इस आधार पर वर्गीकरण हुआ। उसके बाद में वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग 18वीं शताब्दी में हुआ। जैसे अपने द्विजगत पद्धति आई, कैरोलस लिनियस ने दी, 2 भागों में वर्गीकृत किया: जंतु जगत, पादप जगत। त्रिजगत पद्धति आई, हेकेल ने मतलब उसके बारे में बताया, 1866 में दी। उन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया: प्रोटिस्टा, जंतु व पादप। उसके बाद में चतुर्जगत पद्धति आई, HF कोपलैंड ने दी। उन्होंने किसने किया? 1938 में वर्गीकृत मतलब इस पद्धति को दिया। उन्होंने 4 भागों में वर्गीकृत किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु जगत, पादप जगत। उसके बाद में पंचजगत पद्धति आई, उसके अंदर आज व्हीटेकर जो हैं उन्होंने इस पद्धति के बारे में बताया 1969 के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने जो जीव है उनको 5 जगतों के अंदर वर्गीकृत कर दिया गया। तो इस तरह से वर्गीकरण क्या है कि आज भी चल रहा है और नए नए वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। उनके आकार के आधार पर, उनके मतलब शारीरिक के आधार पर उनके अंदर कुछ अलग जाति समूह का निर्माण कर रहे हैं। अब एक जाति में वर्गीकृत कर दिया जाता है जीवों को, एक जाति में वर्गीकृत कर दिया जाता है तो उसको पढ़ने में क्या होती है, आसानी होती है। इसलिए क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो एक वर्गीकरण का छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे क्या होता है, एग्जाम के अंदर यानी ट्यूशन पूछे जाते हैं तो आपको यह क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मैं बताता हूँ उनको आप क्या कर लीजिए, अपनी एक नोटबुक बना लीजिए और उसके अंदर क्या कर लीजिए, उसके नोट्स बनवा लीजिए, मतलब बना लीजिए। जिससे क्या होगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी, बार बार आपको क्लास नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, और यदि कुछ ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।